कल जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे वो हुए कि नहीं? हैं? हैं? पूरा? अरे क्यों? आप ट्राई किए कि नहीं? क्यों? करना चाहिए ना, होमवर्क था। एक बार ट्राई जरूर करें, जब जो ना आए वो पूछ लें, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं ना। लास्ट क्लास में हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था ना। एक बात और उससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, वो काम आ सकती है। ठीक। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के रोटेशनल ना, और एक पढ़ा है कि इससे पहले जो मैकेनिक्स में पढ़ते थे लीनियर मोशन में, वो के क्या होता था? ट्रांसलेशनल इसको कह सकते हो ना। ट्रांसलेशनल हाफ एम वी स्क्वायर होता था ना। और के रोटेशनल क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये होता है, ठीक है? तो इससे रिलेटेड एक बात मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लेते हैं मिसाल के तौर पे, ये एक्सिस है आपकी, ऐसे, ठीक है? और यहां पे एक डिस्क है, ऐसे कटा हुआ डिस्क का टुकड़ा है ये किसका टुकड़ा है? डिस्क का। इसका पार्ट है डिस्क का। एक आपकी जानकारी के लिए बताऊं, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है ना डिस्क का। एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर डिस्क का एक टुकड़ा एम मास रखता है, कितना रखता है? एम मास। मान लेते हैं ये टुकड़ा कितने का है? एम मास का। तो अगर ये एम मास रखता है डिस्क का टुकड़ा, तो इस डिस्क के टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा। समझ आ रही ना बात? टुकड़े का भी वही होगा और डिस्क का भी वही। हाँ, अगर आपके सामने ऐसे पूछता, ये डिस्क थी, ये डिस्क थी पूरी कंप्लीट ना, कितना मास है इसका? एम मान लेते हैं। कितना मास है? एम मान लेते हैं। अब इसका टुकड़ा ये किया जो एम बाई 4 है, मान लेते हैं मिसाल के तौर पे, कितना है? एम बाई 4। तो फार्मूला यही रहेगा, लेकिन एम की जगह पे कितना रखोगे? एम बाई 4। कितना रखोगे? एम बाई 4 रखोगे। क्लियर रहेगा ना? कितना रखोगे? एम बाई 4। तो कहने का सेंस ये है, फार्मूला वही रहता है। जैसे रिंग है ना, पूरी रिंग के लिए फार्मूला कितना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, एम आर स्क्वायर। लेकिन अगर रिंग का एक टुकड़ा लोगे, उसका भी, अगर उसका टुकड़े का मास एम है, तो भी कितना रहेगा? एम आर स्क्वायर ही रहेगा। समझ आ रही ना बात? लेकिन अगर रिंग का, जैसे मान लेते हैं ये रिंग है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर है? एम आर स्क्वायर, ठीक है? अब किसी एक्सिस के अबाउट ये एक टुकड़ा ऐसे घूम रहा है, ये इतना टुकड़ा, ये क्या कर रहा है? इसके अबाउट घूम रहा है। इतना टुकड़ा इसके अबाउट घूम रहा है। समझ आ रहा है? छोटा सा टुकड़ा, इसका मास कितने के बराबर है? एम के बराबर ना। कितने के बराबर? एम के। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला नहीं बदलेगा। लेकिन अगर कहते हैं रिंग का मास कितना है? एम है, और उसका एम बाई 8 है ये, तो यहाँ पे एम की जगह पे कितना हो जाएगा? एम बाई 8 हो जाएगा। क्लियर रहेगा ना? तो किसी मतलब कोई बॉडी है, अगर वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे, उसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होगा, उसके टुकड़े का भी क्या होगा? वही होगा। समझ आ रही ना बात? उसके टुकड़े का भी क्या होगा? वही होगा। लेकिन अगर कंपेयर करके मास दिया हुआ है, जैसे इसमें मैं बता रहा हूं कि अगर इस टुकड़े का मास एम है, तो फार्मूला वही रह जाएगा। अगर डिस्क का टुकड़ा ये है और इसका मास कितना है? एम बाई 4, तो फार्मूला वही रहेगा, बस मास की जगह पे कितना पुट कर दो? एम बाई 4। अगर आपके सामने, जैसे मान लेते हैं ये पेन है, आपसे मैं पूछूं कितना मास है, तो आप बोलोगे एम। कितना बोलोगे? एम। लेकिन आपके सामने जब तोड़ दूंगा, दो टुकड़े कर दूंगा, तो आप एक टुकड़े का कितना बोलोगे? एम बाई 2। अगर आपके सामने नहीं तोड़ा, तोड़ करके एक पार्ट अपनी पॉकेट में रख लिया, एक दिखा रहा हूं, तो आप एम ही बोलोगे। समझ पा रहे हो ना?
क्लियर है ना? एक पार्ट तोड़ करके अगर अपनी जेब में रख लूं तो आप एम ही बोलोगे, क्योंकि एक ही मास है ना। तो ये लैंग्वेज है, फार्मूला तो वही रहेगा, फार्मूला क्या रहेगा, वही रहेगा। लेकिन अगर आपके सामने तोड़ा गया है तब वो मास लिया जाएगा, m/4, m/2 जो भी है मास। समझ आ रही है? चलो अब इसके आगे देखते हैं, हेडिंग डालिए एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एक होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो होता है p होता है, और ये क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। हाँ, मास इनटू वेलोसिटी, ये लीनियर मोमेंटम होता है। समझ आए? अच्छा, एक चीज पढ़ा है, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, अगर ये वाला वेक्टर r है और ये वाला वेक्टर कौन है, f है ना, तो टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, r क्रॉस f होता है। r क्रॉस क्या होता है, f, ये होता है टॉर्क ना। ऐसे ही सिमिलर है एंगुलर मोमेंटम। अगर ये क्या है, मान लेते हैं r वेक्टर है, ये कौन है, r वेक्टर, और इससे फोर्स की बजाय यहां पे फोर्स है, यहां पे क्या लगा दो, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम, लीनियर। इसको p वेक्टर से बोलोगे ना, p वेक्टर। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जानते हैं क्या देता है, एंगुलर मोमेंटम। जैसे टॉर्क किसका मल्टीप्लीकेशन है, r क्रॉस f का, r क्रॉस फोर्स का मल्टीप्लीकेशन, और ये किसका है, r क्रॉस p को क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को किससे दिखाते हैं, l से, और ये कितने के बराबर होता है, r क्रॉस p ना। जब इसको ओपन करोगे तो r क्रॉस ये क्या होगा, m v वेक्टर ना, m को इधर कर लो, m यहां पे क्या हो जाएगा, r क्रॉस क्या हो जाएगा, v वेक्टर। ये हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम। समझ गए ना? एंगुलर मोमेंटम सिंपली क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। क्लियर रहेगा ना? एकदम टॉर्क के जैसा है, बस फोर्स की जगह पे क्या आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है। कर ले जाओगे। अब देखो, कल मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, एक मिनट ध्यान से, टॉर्क के ऊपर। किसके ऊपर, टॉर्क के ऊपर। उसमें दो वेक्टर दिए होते थे, एक आर वेक्टर और एक एफ वेक्टर। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन एक आर वेक्टर और वी वेक्टर दे करके और मास की वैल्यू दे करके आपको क्या पूछ सकता है, एंगुलर मोमेंटम। कराया था ना वो मैट्रिक्स वाला, आर दिया होता था, एफ दिया होता था, आई कैप जे कैप। उसी तरह से इसका भी पूछा जा सकता है। अब मैं कराऊंगा नहीं, बहुत क्वेश्चन हो गए इसके। समझ पा रहे हो ना? इसको कर लीजिए। आगे बताएं। और एक चीज देखिएगा यहां पे है, हाँ, एल एंगुलर मोमेंटम, ठीक। चलो अगली चीज देखिएगा। एक चीज जैसे मान लेते हैं ये हमारी ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन। यहां से बैठ करके आप देख रहे हो, ठीक। कोई पार्टिकल आपके जस्ट सामने था ना, ये v वेलोसिटी से चल रहा था। किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी। और इस पार्टिकल का मास कितना है, m है, तो ये कितना हो जाएगा, mv, और ये कितना, r ना। तो एंगुलर मोमेंटम कितने के बराबर होगा, दोनों परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसको ओपन करते हो r क्रॉस v को, तो क्या आएगा, ये पता है ना, क्रॉस को जब ओपन करते हो तो m v r साइन थीटा। ये किसके बीच में एंगल है, r और v के बीच में। तो r और v के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 बन रहा है। तो 90 बन रहा है तो साइन 90 की वैल्यू कितना होगी, 1। बचेगा क्या, एम वी आर, एम वी आर ना।
अब चलते चलते पार्टिकल कुछ टाइम के बाद यहां पे पहुंच जाएगा ना, यहां पे पहुंच जाएगा, स्पीड वही है और मास वही है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अब ऐसे हो जाएगा ना। आर ये वाला नहीं लेना है, आर कौन सा लेना होता है, परपेंडिकुलर ना, तो इसका ये वाला कंपोनेंट लो। अच्छा ये वाला कंपोनेंट की वैल्यू कितना है, आर ही है, तो एंगुलर मोमेंटम यहां पे भी ए पे जो होगा वही कहां पे होगा, बी पे, तो आप कह सकते हो ओवरऑल एल ए इज इक्वल टू एल बी। समझ आ रहे, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या हुआ, इसका इसका जो कंपोनेंट वो बराबर तो आर ही के होगा, ये आर बढ़ गया है ना, आर डैश हो गया अब ना, तो आर डैश मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा, आर डैश कॉस थीटा, आर डैश साइन थीटा, आर डैश साइन थीटा बराबर होगा आर ही के ना, आर के बराबर होगा, तो एंगुलर मोमेंटम वही रह जाएगा, तो जो ए पे होगा वही बी पे होगा। तो यहां से एक बात रट मारिएगा कि अगर स्ट्रेट लाइन में किसी ओरिजिन किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आप निकाल लो, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना, क्लियर रहेगा कब, जब पार्टिकल किसी पॉइंट के अबाउट कैसा चले, स्ट्रेट लाइन। अब इसमें कंफ्यूजन आएगी कि सर ऐसे सीधा चलेगा तब होगा कि अगर ऐसे तिरछा जाने लगे तब, तो चाहे सीधा जाए चाहे तिरछा जाए बस स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं ये हमारी ओरिजिन है, पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था, ये ओरिजिन है और पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था, ये ऐसे जाने लगा इस वाली लाइन में ना, ऐसे जाने लगा, ये ए पोजीशन है और ये वाली कौन सी है, बी है। समझ आ रहे ना, तो आप ये बताइए ये ओरिजिन है, जब यहां पे है तो ये वाली चीज क्या है, समझ आ रही ना बात, ये क्या है, आर है ना, आर है। अच्छा इस वाली लाइन में ये चलता जा रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है v और मास कितना है m, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है v और मास कितना है m, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब आप देखिएगा इस वाली लाइन के, अच्छा ये मोमेंटम वाली लाइन है ना, आर कैसा होना चाहिए, आर कैसा होना चाहिए मोमेंटम से, परपेंडिकुलर, तभी एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। तो आर परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, तो पार्टिकल यहां है तब भी ये आर परपेंडिकुलर है, और पार्टिकल यहां है इस लाइन के लिए ये भी तब भी क्या है, आर परपेंडिकुलर, तो आर परपेंडिकुलर तो वही है, चेंज नहीं हो रहा है ना। तो अगर कांस्टेंट स्पीड से किसी पॉइंट के अबाउट स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चलता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता पूरे रास्ते, चाहे वो सीधा चले चाहे वो तिरछा चले, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। समझ गए ना, नहीं एक पॉइंट के अबाउट अगर आप देखोगे तो बन रहा है एंगुलर मोमेंटम, समझ आ रही ना बात, उसको लग रहा है कि वो तिरछा जा रहा है, नहीं समझ पाए। यहाँ पे आप एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है ना, तो आर क्रॉस पी इसमें भी बन रहा है इसमें भी बन रहा है, हाँ। दोनों में हो सकता है एंगुलर मोमेंटम, अगर फिक्स पॉइंट के अबाउट देखोगे, अगर आप साथ साथ चलोगे तब लीनियर मोमेंटम हो, जैसे ये ऐसे जा रहा है, ये आपका पॉइंट भी ऐसे चले साथ में तब लीनियर होगा, अगर रुका हुआ है तो एंगुलर आएगा। ठीक, लिख चुके हैं आप, इस वाली बात पे दो क्वेश्चन मैं कराता हूं, एक इस पे कराता हूं एक इस पे कराता हूं, ठीक है, मतलब दोनों इसी पे है। ठीक, लिख चुके हैं आप, चलो देखो ये वाला क्वेश्चन बताइएगा बगैर पेन छुए, बस खाली आपको आंसर देना है कौन सा सही है, कौन सा सही होगा। कह रहा है पार्टिकल ए से कहां जा रहा है, बी जा रहा है,
ना, ये क्या है आपकी ओरिजिन है। ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है ए और बी पोजीशन पे, कैसा होगा, सेम होगा। अभी पढ़ा है, ये नीट का है। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन xy plane with velocity v along the straight line AB if the angular momentum of the particle with respect to O is LA when it is at A and LB when it is at B। ठीक है, तो LA और LB में रिलेशन पूछा है, कर ले जाओगे। चलो ये वाला देखो, उसी पे बेस्ड है। कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 5 kg है, ये 5 kg is moving with a uniform speed v is equal to 3 root 2 in XOY plane along the line y is equal to इतना। इस बार पिक्चर के बजाय ये लाइन दे दी है, इसका मतलब आप समझ रहे हो, ये हो गई आपकी y एक्सिस और ये हो गई आपकी x एक्सिस। इंटरसेप्ट कहाँ पे है, इंटरसेप्ट कहाँ पे है, 4 पे, +4 है ना। इसकी स्ट्रेट लाइन होगी, कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन इसमें चल रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चल रहा है, देखना। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 दिया हुआ है ना, x प्लस 4, तो y इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन क्या होती है, mx प्लस c, c इज इक्वल टू 4 हो गया। अच्छा, m की जगह पे कितना है, 1 ना, स्लोप कितना है 1, तो स्लोप 1 कब होता है, जब y और x क्या हो, बराबर हो। ये वाला एंगल कितना हो, ये वाला एंगल 45 डिग्री। नहीं समझ आएगा, एकदम लाइन कहाँ से जाना चाहिए, 20 से, तो जितना y होगा उतना क्या होगा, x होगा। नहीं समझ आया, तभी स्लोप, ये लाइन है ना, इसका स्लोप ये y होता है, ये x होता है। अगर ये दोनों बराबर होगा, स्लोप मतलब क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये दोनों बराबर होंगे तो 1 आएगा ना tan थीटा। समझ आ रही ना, तो कितने से जाएगी ये लाइन, 45 से, क्योंकि स्लोप कितना बता रहा है 1। यहां तक कोई दिक्कत, बना दिया लाइन। अब इसके बाद इसकी वेलोसिटी देखिए कितना दिया हुआ है, पार्टिकल की वेलोसिटी कितना दी हुई है, पढ़िए। मास इतना है, वेलोसिटी इतना, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। आपसे कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। तो चलिए मान लेते हैं, यहां से ऐसे जा रहा है पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी कितना है, v इज इक्वल टू 3 रूट 2, मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, मोमेंटम। मास से मल्टीप्लाई करो तो p इज इक्वल टू क्या होता है, mv। मास कितना है 5 और v कितना है 3 रूट 2, कितना हो जाएगा 15 रूट 2, इतना हो गया। अच्छा, इस वाली लाइन में जा रहा है ना। अच्छा ये बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे ये चाहिए ना, मुझे चाहिए मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम निकालना। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम r इंटू क्या होता है, mv। इसमें से एक क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, तो r परपेंडिकुलर चाहिए ना, वेलोसिटी की लाइन ये है, परपेंडिकुलर तो ये होगा ना। ये देखिए इस वाली लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये मोमेंटम तो आपको पता है, आर ये वाला ले लेना, बस हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, एल आ जाएगा। समझ आ रही ना, एल इज इक्वल टू क्या होता है, अरे भाई मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। तो मोमेंटम आपको पता है कितना है, कितना है 15 रूट 2। अब मुझे ये वाली दूरी निकालना है। एक बात बताइए, ध्यान से देखना, ये दो लाइनें हैं ना, ये दो लाइनें, इन दो लाइनों पे ये दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है, बताओ। इन दो लाइनों पे ये दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है ना। तो अगर वो 45 है तो ये भी एंगल कितना है 45। अच्छा ये वाला कंपोनेंट इसका कितना होगा 4 cos 45, तो ये कितने के बराबर 4 cos 45।
अच्छा cos 45 की वैल्यू कितना होती है 1/√2, तो कितना हो जाएगा 4/√2, √2 कैंसिल, 15 4 जा 60। कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही। नहीं समझ आई बात? अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, ये कितने के बराबर था 4, इंटरसेप्ट 4 था, तो ये कितना हो जाएगा 4 cos 45, 4 cos 45, ये परपेंडिकुलर आर होगा। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? है एल की, MVR होता है, इसकी क्या होगी kg मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की, और r की क्या होगी मीटर ना, तो कितना हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड ना। इसकी डायमेंशन क्या होगी kg, kg मतलब m, मीटर मतलब L2, और सेकंड नीचे है तो ऊपर आ जाएगा T-1। ये हो गई डायमेंशन। ठीक है, ये थी डायमेंशन। अब बचा क्या, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्रॉस से निकलता है ना, इससे निकलता है क्रॉस से, तो क्रॉस से अगर निकलता है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन। क्या पता करनी पड़ेगी, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देखिए एकदम टॉर्क के जैसा होगा। मैंने आपको कैसे बताया इसको कि एकदम कैसा है, कैसा है, टॉर्क के जैसा। कैसा है, टॉर्क के जैसा। तो आपने ये पढ़ा था ना, अगर ये R है और ये F है ना, R और ये F है, तो ये कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कैसा लिया जाता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर होता है टॉर्क, कैसा लिया जाता है, नेगेटिव। और अगर ऐसा होगा R F, तो क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में कैसा लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज में कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव। कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। क्लियर रहेगा ना। अब देखो, अगर इसकी बात करोगे मोमेंटम की, तो ये R और ये F की जगह पे क्या होगा, P ना, F की जगह पे क्या होगा, P। तो अगर क्लॉकवाइज होगा तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा एंगुलर मोमेंटम। और अगर ऐसा होगा R और ये P ना, तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। समझ आ रहे हैं? पॉजिटिव मतलब, ध्यान से सुनना, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ नेगेटिव। कैसे देखना, R की तरफ अंगूठा करो, पहला वेक्टर दाहिने हाथ का अंगूठा करो, और P की तरफ क्या कर दो, पंजे को कर दो, फिंगर किधर मुड़ेगी, बाहर ना, तो बाहर को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। और इसको करोगे तो R ऊपर और मोमेंटम इधर, तो फिंगर किधर आएगी, अंदर, तो अंदर मतलब नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है। समझ आ? तो टॉर्क से रिलेट करके बता दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लियर रहेगा ना? ठीक, चलो अब एक चीज और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप बनाइएगा। डायरेक्शन तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर मान लेते हैं सर्कुलर मोशन होता है, कैसा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, ये सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, ये इसकी एक्सिस हो गई, ठीक, सर्कुलर मोशन करता है, हर पॉइंट पे देखिएगा, मान लेते हैं कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। तो जब ये यहाँ पे होगा पार्टिकल, यहाँ पे, तो इसकी स्पीड ऐसे होगी ना, और ये पोजीशन R होगी। R और स्पीड में आपको दिख रहा है ना, R और स्पीड में एंगल 90 ही होगा। थोड़ा सा दिख अजीब सा रहा है, लेकिन होगा कितना, ये अंडे जैसा बना दिया है ना, समझ आ? इसको अगर ऐसे देखोगे, ये फ्रंट व्यू है, अगर ऐसे सामने से देखोगे तो ऐसे दिखेगा ना। तो अगर पार्टिकल देखिए यहाँ पे, इसकी स्पीड या
इसको क्या बोलोगे, mv मोमेंटम, और ये क्या होगा, r ना। और जब यहां पे पहुंचेगा तब मोमेंटम ऐसे और r ऐसे ना। अच्छा ये लगातार मोमेंटम बताइए किधर है इसका, r ऊपर और किधर ना, तो कैसा है क्लॉकवाइज, तो किधर होगा, अंदर। इस पॉइंट पे आएगा तब भी किधर होगा, अंदर। तो हर वक्त लगातार एक ही डायरेक्शन में है ना एंगुलर मोमेंट। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। कैसा होगा, कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। लेकिन ऐसा केस देखिएगा, एक ये वाला यहां से ये बधा हुआ है, ठीक, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। समझ आ रही ना बात, ये हो गई आपकी एक्सिस, ठीक, ये हो गई आपकी एक्सिस। अब देखिए ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। एक बात सोचो, थोड़ा फिगर समझिएगा, ये एक्सिस ऐसे है, यहां से कोई ऐसे पेंडुलम बधा हुआ है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर ना, ऐसे। तो आर ऐसे है ना, इसका आर ऐसे है और वेलोसिटी ऐसे है ना। तो आर पे अंगूठा रखो, वेलोसिटी ऐसे है, तो फोर्स थोड़ा ऐसे तिरछा आएगा, वो क्या कहते हैं, मोमेंटम थोड़ा सा कैसा आएगा, तिरछा आएगा। तो हर पॉइंट पे मोमेंटम इसका देखेंगे ना ऐसे बाहर की तरफ होगा, इस तरह से ऐसे होगा ना। नहीं समझ पा रहे, एक बार देखिए ध्यान से, यहां से ऐसे पेंडुलम बधा हुआ है, ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस पॉइंट को कंसीडर करिए, ऐसे रस्सी है ना, ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, आर, और वेलोसिटी ऐसे है ना। तो आर की तरफ अंगूठा पहला वेक्टर, और वेलोसिटी ऐसे है, तो फिंगर ऐसे थोड़ा सा तिरछी आएगी ना, ऐसे आएगी। नहीं समझ आ रही, आर ऐसे है ना, और ये की वेलोसिटी है, तो फिंगर ऐसे तिरछी आएगी ना। फिर अगले पॉइंट पे ऐसे तिरछी आएगी, फिर अगले पे ऐसे। तो ये ऐसा इस तरह से, अगर एक्सिस पे आप पॉइंट बना करके देखोगे तो देखिए इस वाले पॉइंट का ऐसे एंगुलर मोमेंटम, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इस तरह से होगा। नहीं समझ आएगा, समझ आए, सर्किल का होगा, सर्किल का, और सबका ऐसे थोड़ा बाहर की तरफ होगा, तिरछा तिरछा। समझ आ रही ना बात, ऐसे निकला होगा, ठीक है। तो ऐसे बाहर की तरफ होगा। इस वाले में देखिए, इस वाले में क्या हो रहा था, लगातार एक ही डायरेक्शन में था, एक ही डायरेक्शन में। अगर आप इधर की तरफ देखोगे तो ऐसे अंदर की तरफ है ना, किस तरफ है, आर की तरफ ये, और ये पंजा किधर है, अंदर। और इससे देखो आर और पंजा किधर, अंदर, लगातार एक ही डायरेक्शन में। तो इसमें कंजर्व होता है, इसमें कंजर्व नहीं होता। सर्कुलर मोशन ये भी है, सर्कुलर मोशन ये भी है। अगर असर्शन में पूछ दे क्या सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, नहीं, ये कोनिकल पेंडुलम है, इसमें कंजर्व नहीं होता। सर्कुलर मोशन इसमें भी होता है। क्यों, क्योंकि वेक्टर कैसी क्वांटिटी होती है, डायरेक्शनल। तो अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम इधर है, अगले पे इधर है, तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग, तो सेम नहीं हो सकता ना। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम नॉन कंजर्व। समझ आए, ये असर्शन के लिए मैंने बता दिया। तो हर वक्त सर्कुलर मोशन जो है, सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो नहीं होगा, ऐसा होगा तो होगा, ठीक है। कर लीजिए, है ये पहले वाला यूनिट डायमेंशन, जल्दी करिए। और एक चीज लिख लीजिएगा, एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर होता है। कैसा होता है, एक्सियल वेक्टर। समझ आ रही ना बात, जिस प्लेन में, एक बात बताओ, जिस प्लेन में ये रोटेट कर रहा है ना, उसके क्या है, परपेंडिकुलर ना, या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सियल। अगर ऐसे घूमेगा तो इसकी एक्सिस भी इधर ही रहेगी, ठीक।
एंगुलर मोमेंटम कैसे होते हैं? एक्सियल वेक्टर। जैसे टॉर्क एक्सियल होता है वैसे एंगुलर मोमेंटम भी एक्सियल वेक्टर होता है। एक इस पे डायरेक्शन पे क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, बताइएगा कौन सा सही है, बोलो। किसी ऑर्बिटल मोशन है, ऑर्बिटल मोशन मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का मोशन है ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में, तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलर टू ऑर्बिट होगा, है कि नहीं? कौन सा सही होगा? यही तो बता रहा था, परपेंडिकुलर होता है ना, पिछले वाले में भी बताया। यहाँ पे अगर ये ऐसे घूम रहा है इस प्लेन में तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? अंदर होगी। ये कैसी होगी? परपेंडिकुलर। अगर ऐसे घूम रहा है तो बाहर होगी। ये भी कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो प्लेन के क्या होता है? प्लेन ऑफ रोटेशन के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। समझ आ रही ना बात? चलिए हेडिंग डालिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिएगा क्या होता है। समझिएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था मैकेनिक्स में, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ना। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले फोर्स इज इक्वल टू बताओ क्या होता है? dp बाई dt ना। चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। ऐसे ही चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? टॉर्क। लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम फोर्स, एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम टॉर्क कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब अगली चीज देखिएगा। यहां तक हो जाने के बाद एक चीज आप समझिए, जब फोर्स जीरो होता था, क्या जीरो होता था? फोर्स जीरो होता था, तो आपको पता है क्या चीज कंजर्व होती थी? एंगुलर मोमेंट। और ये फोर्स कैसा होता था? एक्सटर्नल। कैसा होता था? एक्सटर्नल। और यहाँ पे टॉर्क कैसा है? एक्सटर्नल। समझ आ रही ना बात? ध्यान से सुनिएगा। जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल नेट फोर्स जीरो होता है, अभी इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, मतलब इससे पहले वाले टॉपिक में जब क्या कहते हैं सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहा था, वहां पे बताया था, और लॉज ऑफ मोशन में भी बताया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे क्या होता है? जीरो होता है, तो उस पे मोमेंटम कंजर्व होता है। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है किसके? फाइनल मोमेंटम। ये बात पढ़ाई है, समझ आ? तो ऐसे ही किसी बॉडी पे, किसी सिस्टम पे जब एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। तो उस वक्त एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एल फाइनल बराबर होगा किसके? एल इनिशियल ना। इंटरनल फोर्सेस की वजह से मैंने बताया था बोट वाली प्रॉब्लम में, जिसमें बोट पे आदमी बैठा रहता था या ट्रॉली पे, इस तरह की प्रॉब्लम कराई है, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सिस्टम है, उसके इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास को नहीं चला सकते, एक्सटर्नल फोर्सेस चलाते हैं। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका मतलब उस सिस्टम का क्या रहेगा? उस सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना फाइनल। ऐसे ही इसमें अगर किसी बॉडी पे नेट टॉर्क क्या है? जीरो है। किसी सिस्टम पे नेट टॉर्क क्या है? जीरो है। अगर नेट टॉर्क जीरो है तो जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वही क्या होगा? फाइनल एंगुलर। क्लियर रहेगा ना? बस इसको कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करेंगे। और एंगुलर मोमेंटम, एक चीज आपको मैं बता दूं, लीनियर मोमेंटम अगर कंजर्व है तो इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं होता कि एनर्जी भी कंजर्व होगी। और अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं होता कि एनर्जी कंजर्व होगी।
जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ रिवर बोट वाले प्रॉब्लम से, थोड़ा सा याद मैं दिलाता हूँ आपको। रिवर बोट वाले प्रॉब्लम में इसमें पढ़ा था ना, देखना ध्यान से, एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है ना, इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका मास m है, इसका मास कितना है, कैपिटल M। कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, ये सिस्टम है, सिस्टम पे कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है। अगर मैंने आपको बताया था इसके अंदर जो बोट वाला रास्ता है जिसपे ये आदमी चल सकता है ना, उस पे ऑयल डाल दीजिए, तो ये चल पाएगा? नहीं चल पाए। इसका मतलब अगर ऑयल नहीं डालते तो किस, ऑयल डालने से क्या चीज खत्म हो गई, फ्रिक्शन खत्म हो गई। तो इसका मतलब अगर ऑयल नहीं डालते तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है ना, तो फ्रिक्शन किसको चलाएगा, आदमी को चलाएगा। फ्रिक्शन किसको चलाएगा, आदमी को। अब आप देखिए, फ्रिक्शन अगर आदमी को चला रहा है तो जितना फ्रिक्शन आदमी पे बोट लगा रही है उतना ही बोट पे कौन लगा रहा है, आदमी। ये फ्रिक्शन आदमी लगाएगा किस पे, बोट पे, और बोट आदमी पे किधर लगाएगी, आगे की तरफ फ्रिक्शन ना। अच्छा ये बताओ, बाहर से ये फोर्स आया है? नहीं, ये किसका है, नाव और आदमी ने बनाया। तो जितना ये इस पे लगा रहा है आदमी पे, उतना ये पीछे लगा रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अभी भी नेट फोर्स जीरो है, समझ आ रही ना। अब अगला सुनिएगा, अगर ये यहां से यहां जाता है तो ये वाली चीज क्या है, सेंटर ऑफ मास ना। तो एक्सटर्नल फोर्स कोई आया, अभी नहीं आया। जब ये यहां चल के जाएगा तो ये सिस्टम का पार्ट है, तो जब ये यहां चल के जाएगा तो ये बोट इधर चल के आएगी ना, ताकि सेंटर ऑफ मास जहां पे था वहीं पे रह जाए, जहां पे था वहीं पे रह जाए। तो कहने का सेंस ये है, इंटरनल फोर्सेस इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कौन बिगाड़ सकता है, एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्सेस, अच्छा ये बताओ, अगर यहां पे फ्रिक्शन है तो एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा, होगा एनर्जी लॉस, है कि नहीं। तो फ्रिक्शन है, एनर्जी का लॉस, तो एनर्जी कंजर्व होगी इस बात की गारंटी नहीं होती। हाँ, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्लियर रहेगा ना। तो चलिए ये बात लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो ये बात जो मैंने बताई है ना, ये असर्शन रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है। क्या चीज, कि अगर लीनियर मोमेंटम हो या एंगुलर मोमेंटम, अगर ये कंजर्व होता है तो इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि एनर्जी भी क्या होगी, कंजर्व ही होगी। एनर्जी हो भी सकती है और नहीं भी। क्लियर रहेगा ना। चलिए, ये था कंजर्वेशन। अब एक चीज आप समझिए, जब हम सिस्टम की बात कर ही रहे हैं तो एक चीज आप समझिए, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, जैसे ये मान लेते हैं पार्टिकल रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट ना, ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, एम मास का पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। ये पार्टिकल है ना, तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू आर, क्या है, रेडियस, और किस स्पीड से घूम रहा है, मान लेते हैं v स्पीड से, तो ये क्या हो जाए, mv। तो mvr जो होता है ना, ये किसके लिए होता है, एंगुलर मोमेंटम है। mvr किसके लिए होता है, एंगुलर मोमेंटम किसके लिए, पार्टिकल के लिए, किसके लिए, पार्टिकल। अब इसी की जगह अगर ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, और पार्टिकल की जगह एक रिंग घूम रही है, ये रिंग है ना, ये रिंग घूम रही है। तो अगर रिंग घूम रही है तब अब ये वाला दाल नहीं गलेगी ना, इससे नहीं काम चलेगा। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होगा आई ओमेगा। जैसे लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू, बताइए, mv होता है। तो एंगुलर मोमेंटम जब आप लिखोगे, P कौन सा है, लीनियर, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एंगुलर। अब मैंने बताया रोटेशन में मास किससे रिप्लेस होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और लीनियर वेलोसिटी किससे रिप्लेस होगी, एंगुलर वेलोसिटी से, बस हो गया। अगर सिस्टम है, मतलब बॉडी है, और वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा से। अगर पार्टिकल का निकालना है तो किससे निकलेगा, mvr से। क्लियर रहेगा ना इसमें। हाँ हाँ हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, हाँ ठीक है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सीधा फार्मूला था रिंग के लिए mr स्क्वायर एक्सिस के अबाउट है। मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हर एक्सिस के अबाउट अलग अलग फार्मूला होता है। जैसे रिंग है ना, रिंग की इस एक्सिस के अबाउट अलग फार्मूला है, इस एक्सिस के अबाउट अलग फार्मूला है, इस एक्सिस के अबाउट अलग फार्मूला है। तो जिस हिसाब से दिया होगा उस हिसाब से लेना पड़ेगा आई की वैल्यू। नहीं समझ पाए क्या? बताएं एक बार और बोलिए। नहीं बोलो तो क्या चीज। हाँ वही तो मैं समझा रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आई के अंदर है ना, तो जिस एक्सिस के अबाउट, जैसे ये सेंटर के अबाउट मैंने बोला है, तो यहाँ पे आई जो सेंटर के अबाउट रिंग का होता है mr स्क्वायर होता है। अगर इसके अबाउट पूछ लूंगा तो अलग हो जाता है। समझ आ रही ना बात? मैं समझा वही रहा हूँ। ठीक है, वो एक्सिस पे डिपेंड करेगा आई की वैल्यू। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये वाला बताइए कौन सा सही होगा। The angular momentum of a moving body remains constant if एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। कब रिमेन्स कांस्टेंट होता है? चेंज नहीं होता। जब नेट टॉर्क क्या हो, नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो, जीरो। नेट एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना हो, ये वाला सही। समझ आ रही है? अगर नेट टॉर्क क्या है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? हो गया। ये तो थी कंजर्व की बात। कंजर्वेशन पे अभी क्वेश्चन करते हैं। दो पार्ट पढ़ा, एक एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला और एक क्या पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहले एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद कंजर्वेशन पे आएंगे। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन बताइए एंगुलर मोमेंटम पे है। देखिएगा बॉडी के लिए, इफ अर्थ इज ट्रीटेड एज ए स्फीयर, अर्थ कैसा स्फीयर ट्रीट करा जाएगा, कैसा माना जाएगा? सॉलिड स्फीयर। अर्थ इज ट्रीटेड एज स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m, its angular momentum about the axis of its rotation with time period t ना। ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है ना, अपनी एक्सिस के अबाउट। अगर ये रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, तो क्या कह रहा है? इट्स एंगुलर मोमेंटम कैसा माना जाएगा? सॉलिड स्फीयर। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई ओमेगा। अब देखो, अर्थ सॉलिड स्फीयर, मैंने आपको ये भी बताया अगर खाली स्फीयर लिखा हुआ है तो आप सॉलिड मान के चलेंगे। तो सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? 2π/t। कितना हो जाएगा? 4π mr स्क्वायर बाई 5t। कौन सा सही हो रहा है? बस आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
इस क्वेश्चन को देखिए, टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड 2i respectively about their axis of rotation, about their axis of rotation. If their kinetic energies of rotation are equal, then what is the ratio of angular velocity? देखो, दो बॉडीज हैं ना, और दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। k1 बराबर है किसके, k2 के। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में किसके बराबर होती है, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर ना। हाफ हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम बोला है। I1 कितने के बराबर है, I ओमेगा 1 कितने के बराबर है, ओमेगा 1 ही रहेगा, इक्वल टू I2 कितने के बराबर है, 2i, ये कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 स्क्वायर, 2i क्या हो जाएगा, कैंसिल, ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/1। तो स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ओमेगा 1/ओमेगा 2 इज इक्वल टू √2/1। कौन सा सही हो, अच्छा ऑप्शन है ही नहीं ना। एक बात बताना, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ देता, फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सेम क्वेश्चन होता, बस लास्ट लाइन लिख देता, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ना, यही सेम क्वेश्चन कर देता। तो एक यहाँ पे पार्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बात बताई थी मैंने, लीनियर वाले में काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, p स्क्वायर डिवाइड बाई 2m के, याद है, ये वाला रिलेशन याद है, काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन पढ़ाया है मैंने। इसको अगर इसमें बदलते हो तो काइनेटिक एनर्जी होगा, इसकी जगह पे कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाई 2i हो जाएगा ना, ये रोटेशन के लिए बदल जाएगा। अच्छा, एक चीज और करते थे, p इज इक्वल टू, इसको इधर लाते थे और रूट लगाते थे, 2mk होता था ना, 2mk होता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, L इज इक्वल टू √2ki ना। अब देखिए, इस वाले को पकड़िए और इसी पे क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन इस पे चलेगा, अच्छा इन्हीं दो पे, समझ आ रहे, ध्यान से देखिए, इस पे क्वेश्चन है, ये एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछा है ना। काइनेटिक एनर्जी दोनों केस में क्या है, सेम है। पहले केस के लिए लिखिए, L1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2k, i की जगह पे कितना है, i है पहले केस में। दूसरे केस में L2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, काइनेटिक एनर्जी सेम है, k, और i की जगह पे कितना हो जाएगा, 2i। दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 2k क्या हो जाएगा, कैंसिल, i से i कैंसिल, कितना बचेगा, यही सेम क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता, समझ आ रही ना, कर लीजिए ये पार्ट 2 करके इसी का। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इन्हीं दो फार्मूले को याद रखिए ना। अगला क्वेश्चन, ये नीट 2016 का है, ठीक, देखिएगा क्वेश्चन, टू रोटेटिंग बॉडी ए एंड बी, मासेस कितना, m एंड 2m, विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA एंड IB। IA एंड IB में से IB बड़ा है किससे, IA से, मतलब B वाले का इनर्शिया ज़्यादा है और A वाले का क्या है, कम है। हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, ये वर्ड पढ़िए, इक्वल काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बाद कह रहा है, इफ LA एंड LB बी दी देयर एंगुलर मोमेंटम रिस्पेक्टिवली, देन LA और LB में से कौन बड़ा है, तो LA का L इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, √2ki ना। अच्छा, क्या कह रहा है, दोनों केस में
दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी कैसी है, सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई। अच्छा ये बताओ किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, किसका ज्यादा है, बी का, तो बी का ज्यादा है तो बी का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा, कौन सा सही हो जाएगा, एल बी इज ग्रेटर देन, ये 2016 नीट का है, नहीं समझ आया, एकदम सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है, सेम है, इनर्शिया किसका ज्यादा है, बी का, तो उसी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा। चलो हो गया ना, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, इस वाले ऊपर वाले पे कर लेते हैं, k इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2i। इस पे देखो, ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग with folded hand and at the center of a platform rotating about its central axis. The kinetic energy of the system is k. The child now stretch his arm so that moment of inertia of the system double. The kinetic energy of the system is now. काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसके बराबर है, बोलो जल्दी से, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, और क्या है, आई, अबे ये नहीं, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम और उससे रिलेटेड फार्मूला कितना, एल स्क्वायर बाई 2i ना, क्या बी, अच्छा मैं समझा, यही है ना फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2i, ये हो गया फार्मूला। अब अगली चीज सुनिएगा, बच्ची का हैंड पहले फोल्डेड था ना, पहले ऐसे था, वो घूमने वाला देखा होगा, घूमते हैं ना, क्या कहते हैं, लगातार घूमते रहती है बच्ची, तो उसमें क्या हो रहा है, हाथ ऐसे है, फिर उसके बाद हाथ ऐसे बढ़ा लेता है, तो अब आप देखेंगे हाथ ऐसे, जब ऐसे था ना तो पूरा मास एक्सिस के करीब था ना, पूरा मास एक्सिस के करीब, और जब उसने हाथ बढ़ाया तो मास कुछ एक्सिस से क्या हो गए, दूर हो गए, और एक्सिस से जब मास दूर हो जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और यही बात ये भी कह रहा है पहली सिचुएशन में। अच्छा ये बताओ, जब बच्चा ऐसे घूम रहा था तो पहले हाथ ऐसे था, और जब हाथ बढ़ा लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम चेंज करने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क चाहिए, क्या चाहिए, एक्सटर्नल टॉर्क थोड़ी लग रहा है, बच्चा अपना हाथ फैला रहा है तो उसे इनर्शिया चेंज होगा, उससे क्या चेंज होगा, इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब इसके बाद देखिए k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आई के ना, L तो कांस्टेंट है, अब बच्चे के हाथ बढ़ाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, डबल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, आधी, कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है, नहीं समझ आई बात, एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं, ये वाला देखिए क्वेश्चन, अब करते हैं कंजर्वेशन पे क्वेश्चन, इस पे करते हैं कंजर्वेशन पे, ए डिस्क ऑफ मास 2 kg, कितने का, पिछला वाला क्वेश्चन भी कंजर्वेशन पे ही था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये वाला भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। ए डिस्क ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 0.2 मीटर इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी 30 रेडियन पर सेकेंड, एक डिस्क है जिसका मास कितना है 2 kg, जिसकी रेडियस कितना है 0.2 मीटर, रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी इफ मास ऑफ 0.25 kg इज पुट ऑन द पेरीफेरी। देखना एक डिस्क थी ना, ये इनिशियली रोटेट कर रही थी ऐसे, ये डिस्क है ना, ये रोटेट कर रही है डिस्क, ठीक, इनिशियली, अब देखो
डिस्क रोटेट कर रही है। अब क्या हो रहा है, इसका मास दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अचानक इस पे एक मास रख दिया जाता है, और ये मास कितने का है 0.25 kg का ना, 0.25 के। अगर ये मास रख दिया जाता है इसके ऊपर, तो आपसे कह रहा है मास रखने के बाद आप ये बताइए एंगुलर वेलोसिटी अब क्या होगी। तो इनिशियली कैसा था, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा किसके, फाइनल, क्योंकि बाहर से कोई टार्क नहीं लग रहा, बस एक मास को रख दिया है यहाँ पे। क्या रख दिया, मास को रख दिया, तो इसके घूमने पे मतलब एंगुलर मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम था वही क्या होगा, फाइनली होगा। अच्छा, इनिशियली क्या था, ये मास नहीं था, तो सिर्फ क्या थी, डिस्क थी। डिस्क के लिए क्या होगा, आई ओमेगा ना, क्या होगा, आई ओमेगा। अच्छा, फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली, अच्छा मास और डिस्क दोनों एक साथ घूमेंगे। जब मास रख दोगे, मास और डिस्क दोनों एक साथ, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम, चेंज हो जाएगी ना, ओमेगा से क्या हो जाएगी, ओमेगा डैश हो जाएगी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का ऐड हो जाएगा, किसका, डिस्क का प्लस किसका, मास का ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। पहले कौन था, सिर्फ डिस्क थी, तो एंगुलर मोमेंटम डिस्क का क्या होगा, आई ओमेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस पे मास रख दिया, तो मास रखने के बाद ये किससे घूमेगा बताइए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ओमेगा चेंज हो जाएगी तो ओमेगा डैश हो गई। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, दो का होगा ना, एक तो डिस्क का प्लस मास, समझ, दोनों एक साथ। अब देखो रख दो वैल्यू, डिस्क का कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। एम कितना है 2, आर स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बाई 2, ओमेगा कितना दिया हुआ है 30, इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा डिस्क का, यही सेम 2 इंटू 0.2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हो गया आपका आई डिस्क एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस, अच्छा इसका क्या होगा, मास का, मास का सिंपली क्या होता है एम आर स्क्वायर, तो एम कितना है 0.25, आर कितना है, आर रेडियस सेम है ना, कितने के बराबर 0.2 का स्क्वायर, ये हो गया इनटू क्या हो जाएगा ओमेगा डैश, निकाल लीजिए ओमेगा डैश आ जाए, बताइए कितना है, वाला आएगा ना। देखो इसी क्वेश्चन को एक पार्ट और थ्योरेटिकल में आपको बताऊं, जैसे एक कोई प्लेटफॉर्म था, वो घूम रहा था ना, कोई प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर एक बच्चा बैठ जाता है, क्या बैठ जाता है, बच्चा आकर के बैठे, तो बच्चा बैठने से क्या चीज़ कंजर्व रहेगी, तो आपका आंसर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। क्या कंजर्व रहेगा, जैसे ये डिस्क पे मास रखने से एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया, वैसे प्लेटफॉर्म पे बच्चे को बैठने से एंगुलर मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं है। तो ये क्वेश्चन में दोनों चीजें छिपी हुई है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर दें। एक साल नीट में क्या किया है, अब देखो इस क्वेश्चन को 3 बार पूछा गया, सुन लीजिए एक बार, इस क्वेश्चन को 3 बार पूछा गया 3 तरीके से। क्या किया है इसमें, क्या इसमें मास कितना रखा है 0.25, अगली बार जानते हैं क्वेश्चन को क्या कर दिया, 2 मास रखा है, क्या रखा है 2 मास, एक मास यहाँ पे एक मास यहाँ पे, 2 मास हो गए। फिर उसके तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, मास का इनर्शिया कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। फिर अगली बार नीट में 4 मास रख के पूछा है, कितना मास 4 मास, तो एक मास पे पूछा एक बार, फिर 2 मास पे, फिर कितने पे 4 पे, 3 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, समझ। तो 2 वाला भी करा देता हूं मैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। देखो पढ़ो और क्वेश्चन ट्राई करो। ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, अच्छा देखो डिस्क की जगह पे क्या कर दिया,
डिस्क की जगह पे पढ़ो, रिंग कर दिया, रिंग घूम रहा था, ये रिंग हो गई, ये रिंग हो गई, ठीक है, रिंग घूम रही थी। अब इस पे कितने मास रखे जाते हैं? घूम रही थी, जिसका मास कितना था m, जिसकी रेडियस कितना थी, मास m, रेडियस कितनी थी r, और रोटेटिंग विथ इट्स एक्सिस विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मास रेडियस वेलोसिटी दे दी। अब कह रहा है टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास स्मॉल m, इन इसका रिंग का मास कितना है कैपिटल M, और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का कितना है स्मॉल m, इन दोनों को रखा गया। आपसे कह रहा है कहाँ पे रखा गया, एंड्स पे रखा गया, एंड्स पे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। दी व्हील नाउ रोटेट्स विथ एंगुलर वेलोसिटी, अब किस स्पीड से घूमे, तो आपका फार्मूला इनिशियली क्या था, सिर्फ रिंग थी, तो आई रिंग इंटू ओमेगा, ये हो गया। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा किसके, फाइनल में क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी दोनों मास रखने से चेंज हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी, ओमेगा डैश हो जाएगी ना। और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा, रिंग का, प्लस 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, मास का। पिछला वाला क्वेश्चन एकदम वैसे, अब कर ले जाओगे। देखो ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर होता है, mr²। कौन सा सही होगा, सी वाला ना, हाँ सी वाला सही होगा, सही है, mr² ओमेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, mr² प्लस, ये कैपिटल में लेना, रिंग वाला कैपिटल M में है मास, गलती ना हो, कैपिटल M, यहां तक क्लियर है। mr², ये कितना हो जाएगा, mr² प्लस 2, इसका स्मॉल mr² होगा ना, यहाँ पे ओमेगा डैश, यहां से क्या चीज कॉमन होगी, r² कॉमन होगी, तो r² कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा, m प्लस 2m, और यहाँ पे डैश, यहाँ पे mr² ओमेगा, r² कैंसिल, ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m ओमेगा डिवाइड बाई m प्लस 2m। कौन सा सही हो, कर ले जाओगे ना, 4 वाला कर ले जाओगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन में कितना आ जाएगा 4, ठीक है, हो गया। अगला देखो, पहले इसको करते हैं, देखो a mass m moves in a circle on a smooth horizontal plane, on a smooth horizontal plane, ठीक है, on a smooth horizontal plane with velocity v naught and radius r naught, and mass is attached to the string which passes through a smooth hole in the plane as shown. The tension in the string is increased gradually and finally m moves with circle of radius r naught by 2. Find the value of kinetic energy. ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट सुनना। देखो यहाँ पे एक मास है और ये वाली चीज यहाँ से, यहाँ पे एक मास, ये पूरा जो है आपका सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, ठीक है। अब देखिएगा ये धागा बंधा हुआ है ना, आधा ये टेबल पे है और बाकी 20 से क्या है, लटक रहा है नीचे, नहीं समझ पा रहा, एक टेबल है, टेबल में क्या है, होल है, तो धागे से कुछ हिस्सा नीचे लटक रहा है और कुछ हिस्सा कहाँ पे है, टेबल पे। अब ये घूम रहा है टेबल वाला, इस वक्त इनिशियली रेडियस कितना है, r0 है, और वेलोसिटी कितना है, v0। रेडियस कितना है, r0, और वेलोसिटी कितना है, v0। इससे घूम रहा है ये, ऐसे, समझ गए ना।
आधा कहाँ पे है, मतलब कुछ पार्ट धागे का कहाँ पे है, टेबल पे, और बाकी हिस्सा टेबल से नीचे, टेबल में बीच में होल है, समझ आ रहा है? ये ऐसे घूम रहा है, फिर कुछ टाइम के बाद देखा जाता है कि ये वाला पार्ट नीचे आ जाता है, तो इसकी रेडियस घट जाएगी, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और घट के कितना बता रहा है, आर नॉट से कितना हो जाती है, आर नॉट बाई 2 हो जाती है। तो आप ये बताइए द फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले आपको पता है। अच्छा ये बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्लियर है ना, कोई बाहरी चीज थोड़ी आ रही है सिस्टम पे, ये नीचे गया है तो ये क्या हो जाएगा, करीब आ जाएगा ना। तो अब आप देखिए, ट्राई करिए थोड़ा सा, अगर आ जाता है आपसे। नहीं हो रहा है, कुछ आ रहा है कि नहीं आंसर है, है बी वाला, हाँ बी वाला सही है। कौन सा सही है, बी वाला। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा बहुत ही सिंपल सा है। मैंने आपको क्या बताया कि पहले कितने पे घूम रहा था, आर नॉट पे, फिर कुछ टाइम के बाद ये नीचे आ जाता है तो इसकी रेडियस घट के कितना हो जाती है, आर नॉट बाई 2 हो जाती है ना। तो क्या चीज़ कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल बराबर है किसके, एंगुलर मोमेंटम फाइनल। और पार्टिकल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पार्टिकल। तो पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, एम वी आर। अच्छा रेडियस कितना है, आर नॉट, और वेलोसिटी कितना है, वी नॉट इनिशियली। फाइनली कितना हो जाता है, मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी कितना हो जाएगी पता नहीं, पता करना है। और रेडियस कितना हो जाती है, आर नॉट बाई 2, मास से मास कैंसिल, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, वी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 वी नॉट ना। वेलोसिटी कितना हो गई, 2 गुना, कितना हो गई, 2 गुना। अच्छा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, मुझे लीनियर वाली चाहिए, कौन सी चाहिए, लीनियर वाली, ऑप्शन लीनियर में दिया हो, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अच्छा ये बताओ, पहली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, वेलोसिटी कितना थी, वी नॉट इनिशियली, तो वी नॉट स्क्वायर हो गया। दूसरी वाली काइनेटिक एनर्जी के डैश होगी, के डैश इज इक्वल टू हाफ एम, वी नॉट की जगह पे कितना होगा, वेलोसिटी कितना है, 2 वी नॉट स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 एम वी नॉट का स्क्वायर, तो 2 2 जा, वैसे इसके करने की जरूरत भी नहीं थी। यहां तक क्लियर है। तो चलो कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ना। अच्छा इसी क्वेश्चन को रिपीट पूछा है, देखिए कैसे पूछा था, यही सेम क्वेश्चन था, इसमें पूछा था काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर वेलोसिटी 2 गुना हो जाएगी, तो वेलोसिटी 2 गुना होगी तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जाएगी, 4 गुना। अगले में ऑप्शन चेंज था, बस नहीं समझ आई बात। उसने बोला था सेम क्वेश्चन था, बस क्या बोल दिया था, काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ जाएगी, ऑप्शन था। तो कितना गुना बढ़ जाएगी, वेलोसिटी 2 गुना हुई है तो 2 गुना का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुना, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़। एक साल ये पूछा, ठीक नहीं लगे, लिख चुके आप ओए हैं, जल्दी लिखिए। हो गया, ये वाला क्वेश्चन देखो, a round disk of moment of inertia I2 about its axis perpendicular to its plane. A round disk of moment of inertia I2, एक राउंड डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I2 है, अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज प्लेस्ड ओवर अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। देखो रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एक ये है और ये क्या है, डिस्क है ना, डिस्क है, दोनों क्या है, डिस्क है ना। एक डिस्क ये है
कौन सा सही होगा? ए वाला। देखते हैं, सी वाला होना चाहिए। कौन सा? सी वाला। देखना, एक डिस्क ये है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I1, और ये किससे घूम रही है? ओमेगा से ना। इसी एक्सिस पे एक और डिस्क है, एक और डिस्क है, ये दूसरी डिस्क ना, दूसरी डिस्क है। इसका दूसरी डिस्क इसी एक्सिस से है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I2, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 0 लिया जाएगा। I2 के बारे में कहीं पे एंगुलर वेलोसिटी दी है? नहीं ना, तो इसका क्या लिया जाएगा? 0 लिया। अब इसके बाद क्या होता है, दोनों एक साथ आ जाते हैं। दोनों क्या आ जाते हैं? एक साथ आ जाते हैं। और अगर दोनों एक साथ आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो एक एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे। किससे घूमेंगे? एक एंगुलर वेलोसिटी से। तो एक एंगुलर वेलोसिटी से अगर घूमता है, किससे घूमेगा? एक एंगुलर वेलोसिटी से। अगर एक एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा तो कह रहा है द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क इज, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इसकी क्या होगी? समझना ध्यान से। देखना, पहले ये दोनों कैसे घूम रहे हैं? अलग अलग। तो आप क्या करोगे? I1 ओमेगा 1 इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा किसके? फाइनल कंजर्वेशन के ऊपर। किसके ऊपर है? कंजर्वेशन के ऊपर। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा किसके? फाइनल के। तो कॉम्बिनेशन से पहले I1 ओमेगा I2 ओमेगा 2 बराबर होगा। अब किसके बराबर होगा? ये इनिशियल हो गया, इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम, इसका एंगुलर मोमेंटम ना, इनिशियल हो गया। अब दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जब जुड़ जाएंगे तो किससे घूमेंगे? एक एंगुलर वेलोसिटी से। तो एक एंगुलर वेलोसिटी से अगर घूमेंगे तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी कितना होगी? ओमेगा और ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? I1 और कितना? एंगुलर वेलोसिटी, दोनों कंबाइंड हो जाएंगे ना। तो इसको मैं चाहता तो सीधा लिख सकता था I1 प्लस I2 इंटू क्या हो जाएगा? ओमेगा। और यहाँ पे देखो, एक चीज आपको दिया हुआ है, पहले वाले की, ये वाले 2 वाले की एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? I1 ओमेगा 1 बराबर होगा इसके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, यहां तक हो जाने के बाद ओमेगा इज इक्वल टू पूछा है कंबाइंड वाले की ना, यही है ना। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 ओमेगा 1 डिवाइड बाई I1 प्लस ओमेगा I2। कौन सा सही हो जाएगा? बस आंसर। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा फाइनल एंगुलर। पहले दोनों सेपरेट थे, फिर उसके बाद दोनों एक साथ हो गए। ऐसा आपने किस में पढ़ा था? कोलिजन में। चलो एक क्वेश्चन और देखो। एनर्जी वाला क्वेश्चन रखा नहीं है इसमें। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन देखो। टू डिस्क्स आर रोटेटिंग अबाउट देयर नॉर्मल एक्सिस। टू डिस्क्स आर रोटेटेड अबाउट देयर नॉर्मल एक्सिस passing through their centers and perpendicular to plane of disk D1. Disk D1 has 2 kg mass and radius इतना, 2 kg mass और radius इतना, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इतना। D2 4 kg और रेडियस इतना, और मास के एंगुलर वेलोसिटी 200 रेडियन। The two disks are brought in contact face to face with their axis of rotation coinciding. The final angular velocity of the system will be। वही क्वेश्चन है, इस बार खाली थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं, आप ट्राई करिएगा। ठीक है, दो डिस्क है, एक डिस्क ये ना, और एक डिस्क ये है, दोनों की एक्सिस सेम है ना।
ये दो डिस्क हो गए, दोनों डिस्क है, पढ़ लीजिएगा, दोनों डिस्क है, ठीक है, दोनों डिस्क है। अब देखिए एक का मास कितना है, D1 का 2 kg, 2 kg, और रेडियस कितना है, मास 2 kg, रेडियस कितना है 0.2 मीटर, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितना है 50 ना। अच्छा दूसरे का कितना है मास 4 kg, और रेडियस कितना है 0.1 मीटर, और एंगुलर वेलोसिटी कितना है 200। अच्छा देखो इनिशियली दोनों घूम रहे हैं, दोनों के पास एंगुलर वेलोसिटी, पिछले वाले में क्या थी, जीरो थी, तो इनिशियली I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 बराबर होगा ना, किसके बराबर। अब दोनों क्या हो जाते हैं, कंबाइंड, कंबाइंड हो जाएंगे तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम, तो ओमेगा और ब्रैकेट में क्या I1 प्लस ना। अच्छा ये बताओ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वैल्यूज पुट कर देता हूँ। I1 मतलब मान लेते हैं ये वाली 1 है और ये वाली 2, इसका करते हैं, डिस्क है mr²/2, m कितना है 2, r कितना है 0.2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हो गया I1, एंगुलर वेलोसिटी कितना है 50, प्लस I2 कितना होगा mr²/2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 4, r की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना mr²/2, और एंगुलर वेलोसिटी कितना है 200, ये हो गया बराबर I1 प्लस I2, ये I1 है और ये कौन है I2 है, I1 प्लस I2 कर लो, 2 इंटू 0.2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 4 इंटू 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, I1 प्लस I2 हो गया ओमेगा। अब सॉल्व कर लो, ओमेगा आ जाएगा। एक मिनट इसकी फोटो लीजिए, दूसरा कराता हूँ मैं, ठीक। चलो अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका फ्रिक्शन के ऊपर था, हाँ मैं आपको बता दूं, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना ऐसा ही क्वेश्चन है, एनर्जी का लॉस पूछा है। अच्छा मैंने आपको बताया था ना एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर है किसके, फाइनल के, किसके बराबर है, इनिशियल बराबर है फाइनल के, एंगुलर मोमेंटम क्या है कंजर्व है, लेकिन एनर्जी कंजर्व होगी इस बात की गारंटी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितना एनर्जी लॉस होगी। अच्छा जब एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क आएगी ना, तो एक घूम रही है और दूसरी नहीं घूम रही, तो उसको चलाने में फ्रिक्शन तो लगेगा ना, क्या लगेगा, एक मान लेते हैं घूम रही, एक की वेलोसिटी दूसरी है और दूसरी की क्या है दूसरी है, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन तो लगेगा ना, फ्रिक्शन लगेगा तो एनर्जी का लॉस जरूर होगा। तो अगला क्वेश्चन एनर्जी का लॉस पे है, वो इसमें है नहीं, उसको मैं कल करा दूंगा, ठीक है, या तो आज के लेक्चर में अभी मैं ऐड कर दूंगा अलग से, ठीक है, अलग से ऐड कर दूंगा उस क्वेश्चन को, आप 5 मिनट जा करके देख लीजिएगा, ठीक है, कितना मिनट्स खाली लास्ट में 5 मिनट देख लीजिएगा, समझ रहे हैं। तो कल सीधा रोलिंग पढ़ा देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को कर लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। A disk rotating with angular velocity omega, a force F act at a point whose position vector with respect to axis of rotation is r, the power associated with the torque due to the force is given by। अच्छा ये बताओ वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पावर का क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, आप ऐसे कर सकते हो, वर्क क्या है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम क्या कहलाता है वेलोसिटी, क्या कहलाता है वेलोसिटी। तो ये पावर का फार्मूला जानते हैं किसके लिए, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। अगर रोटेशनल मोशन के लिए पावर का फार्मूला लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे जानते हैं पावर की जगह पे क्या रहेगा, पावर इज इक्वल टू फोर्स की जगह पे क्या आएगा टॉर्क, और वेलोसिटी की जगह पे क्या आएगा ना। अच्छा टॉर्क बताइए, पावर कैसी क्वांटिटी होती है, स्केल है,
टॉर्क क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में लिखिए, आर क्रॉस एफ होता है ना टॉर्क। और इसके साथ अच्छा ये जो आएगा एक वेक्टर आएगा, वेक्टर को डॉट करना होगा किसके साथ, ओमेगा के साथ, तभी तो पावर स्केलर हो पाएगा। ये एक वेक्टर है ना और ये एक वेक्टर है, इन दो वेक्टर का डॉट क्या होता है, स्केलर। तो पावर क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा वाला, हाँ ए वाला सही, समझ गए ना, ठीक है। इसमें तीनों क्रॉस लगा हुआ है, गलत है, पावर स्केलर होता है। दो वेक्टर का क्या चाहिए, डॉट चाहिए। क्या आपसे पावर पूछा है, ए डिस्क इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कोई डिस्क है जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से फोर्स एक्ट एट ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन इज आर। आर से एक फोर्स लगता है, तो जैसी सी बात फोर्स लगेगा तो इसको घुमाएगा, अगर टॉर्क बना है। अब इसके बाद कह रहा है दी पावर एसोसिएटेड, पावर पूछ रहा है, पावर कितनी होगी, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। यहाँ से फोर्स इंटू वेलोसिटी होगा, तो अगर रोटेशन के लिए लिखना चाहते हो तो टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे है, लेकिन ये एनर्जी लॉस बेसिस पे है। ठीक है, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है टू डिस्क्स ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दो डिस्क है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है, सेम है, रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ठीक है, दो डिस्क है, यहाँ पे पिक्चर में बना देता हूँ, एक डिस्क, ठीक, और ये दूसरी डिस्क। ठीक, दो डिस्क हो गई। ये दो डिस्क है, एक की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 और एक की ओमेगा 2। अब आगे कह रहा है दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट फेस टू फेस, दोनों को कॉन्टैक्ट में ले आते हैं, फेस टू फेस। कॉन्टैक्ट में लाने के बाद क्या होता है, द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, लॉस इन एनर्जी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लॉस इन एनर्जी। तो लॉस इन एनर्जी क्या होगी, लॉस इन एनर्जी अगर आपको निकालना है, एनर्जी में लॉस, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो पहले जब ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, इनिशियली दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, फिर कांटेक्ट में आ जाते हैं। कांटेक्ट में आने के बाद जाहिर सी बात है, कांटेक्ट में आने के बाद एक है कांटेक्ट में आने से पहले, एक है कांटेक्ट में आने के बाद। तो कांटेक्ट में आने से पहले एनर्जी माइनस कांटेक्ट में आने के बाद एनर्जी का डिफरेंस जो आएगा वही क्या होगा, लॉस इन एनर्जी होगा। क्लियर रहेगा ना। चलिए अगली चीज, अब देखो कैसे हम निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी में मुझे जरूरत पड़ती है एंगुलर वेलोसिटी की, तो ये देखो कांटेक्ट में आने से पहले इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा देंगे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब देखो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितने के बराबर होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आई, और इसका कितना है आई, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम दिया हुआ है। देखिए सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अगर सेम दिया हुआ है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा 1 प्लस कितना हो जाएगा, आई ओमेगा 2 बराबर होगा। अब दोनों किस में आ जाते हैं, कांटेक्ट में। जब कांटेक्ट में आ जाएंगे दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो दोनों एक साथ घूमेंगे ना, एंगुलर वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, सेम होगी, तो ओमेगा हो जाएगी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे। अगर अलग अलग होता तो I1 प्लस I2 होता, सेम है तो कितना हो जाएगा 2I ना। एंगुलर वेलोसिटी कांटेक्ट में आने के बाद एक हो जाएगी ना, जब अलग अलग हैं तो अलग अलग है, जब एक साथ हो जाएंगे तो दोनों की सेम है। यहां तक हो गया। अब देखो यहां से कुछ कट रहा है, आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल, सॉरी
2 को काट दिया, आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। ये हो गई फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। जब ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे तब, जब दोनों एक साथ घूमेंगे तब की ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब देखो इनिशियली आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दो है ना, तो दोनों के पास होगी, दोनों का सम कर लेंगे तो इनिशियल मिल जाएगा। तो कितना होता है, हाफ। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा 2 का स्क्वायर ना, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस फाइनल वाली लिख रहे हैं। अब दोनों कांटेक्ट, ये क्या है, दोनों कांटेक्ट में आने से पहले एनर्जी, अब कांटेक्ट में आने के बाद लिख रहे हैं हाफ आई ना, हाफ। अच्छा दोनों कांटेक्ट में आ गए ना, तो आई और आई कितना हो जाएगा 2i ना, 2i हो जाएगा ना, आई और आई दोनों जुड़ गए। और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो, सॉल्व करते हैं इसको। यहां पे इसमें से कुछ कॉमन है, हाफ आई कॉमन है, ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, माइनस ये कितना हो जाएगा, हाफ 2i और ये कितना, इसको ओपन करो तो कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाई 4। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, पूछ दिया था, एक आध क्वेश्चन बड़े आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको लास्ट में करना होता है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक, यहां तक हो गया। अब कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल। एक काम करते हैं, इसमें से हम अगर ये 2 से क्या हो रहा है, कट जाएगा ना, नीचे कितना है i बाई 2, 2 जा कितना हो जाएगा 4, i बाई 4 ना, i बाई 4 कॉमन ले लो, i बाई 4, i बाई 4 कॉमन लोगे, यहां पे तो i बाई 2 है, i बाई 4 कॉमन लिया ना, तो i बाई 4 कॉमन लोगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं समझ पा रहा, i बाई 4 कॉमन लिया है, जैसे यहाँ पे i बाई 4 कॉमन लिया है तो यहाँ पे i बाई 2 ही अवेलेबल है ना, तो 2 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। कैसे कॉमन लेने का तरीका भी बता देता हूँ। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब i बाई 4 कॉमन लिया तो 2 बच गया ना, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 2 स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें से ये माइनस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, माइनस i बाई 4 तो कॉमन हो चुका है, माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। यहां तक हो गया। अब देखो ये कितना बचा, i बाई 4, ये i बाई 4, यहां से 2 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर कितना बचेगा, ओमेगा 1 स्क्वायर, 2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर कितना बचेगा, ओमेगा 2 स्क्वायर ना, कोई दिक्कत। और ये कितना बच रहा है, माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, इतना बचा ना। अब देखो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, यहां पे मैं कर देता हूं। ये लॉस इन एनर्जी आ रहा है, लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, i बाई 4 ना। अच्छा ये किसका स्क्वायर है बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, कौन सा सही हो जाए,
ये वाला ना, ये वाला क्लियर है, कर लीजिए, कुछ है नहीं, एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं। पहले दोनों क्या थे, अलग अलग, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम था, फिर उसके बाद दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो पूछा है एनर्जी का लॉस, तो जुड़ने से पहले एनर्जी माइनस जुड़ने के बाद एनर्जी। अब एनर्जी निकालने के लिए मुझे एंगुलर वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो जुड़ने से पहले एंगुलर वेलोसिटी पता है, जुड़ने के बाद क्या होगी वो मुझे पता करना था, तो मैंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से निकाल ली। मोमेंटम बिफोर इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर, तो मोमेंटम बिफोर ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, और आफ्टर कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i, और दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। यहाँ से ओमेगा निकला है। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, इतना जो हिस्सा है काइनेटिक एनर्जी किसका है, बिफोर जुड़ने से पहले, और ये जुड़ने के बाद। फिर उसके बाद सोल्यूशन है मैथ, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्लियर रहेगा? दो छोटे छोटे क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, एक असर्शन का क्वेश्चन करते हैं, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा, ट्राई करिए। असर्शन, इफ पोलर आइस मेल्ट्स डेज विल लॉन्गर, डेज बड़ा हो जाता है 24 घंटे से ज्यादा, अगर पोल पे आइस है, अर्थ के पोल पे, देखिए ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ की ये हो गई एक्सिस, जिसके अबाउट ये अर्थ क्या कर रही, रोटेट कर रही। यहाँ पोल पे क्या रखा हुआ है, आइस, क्या रखा हुआ है, आइस। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ना। अब कह रहा है आइस मेल्ट होने लगती है, क्या होने लगती है, मेल्ट होने लगती है। ये असर्शन की लाइन पढ़िए, आइस क्या होती है, मेल्ट होती है, तो मेल्ट होकर के पिघल के इधर की तरफ जाएगी ना, और इधर की तरफ जाएगी ना। अच्छा एक बात बताओ, इसको पूरे को सिस्टम मान लो, क्या मान लो, सिस्टम। क्या सिस्टम में कोई बाहरी फोर्स लग रहा है या कुछ ऐसा, नहीं, तो नेट टॉर्क क्या है, जीरो। अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर लगा सकते हो तो L इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा, क्या होता है, आई ओमेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे जैसे आइस मेल्ट हो रही है, ये वाली दूरी देखिए, ये वाली दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है पार्टिकल के लिए, अगर कोई पार्टिकल किसी एक्सिस, ये आइस जो पार्टिकल ही है ना, आइस की ड्रॉप जो है वो पार्टिकल ही तो है, तो इसके अबाउट ये घूम रही है। तो अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस कम है ना, तो डिस्टेंस कम होने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर होता है पार्टिकल के लिए, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर के बराबर होता है ना, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आर क्या हो रहा है बताइए, आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जैसे जैसे पोल से पिघल रही है, आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आर बढ़ना मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, घटती है, तभी तो कांस्टेंट रह पाएगा। एल को कैसे रखना है, कांस्टेंट, क्योंकि कोई बाहरी टार्क नहीं आ रहा। तो अगर इनर्शिया बढ़ रहा है इसके पिघलने से, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, अर्थ स्लो घूमेगी। अर्थ स्लो घूमेगी तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये सही है, रीजन पढ़िए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, और एंगुलर वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये भी क्या है, सही है, सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बढ़िया, समझ आया, कोई दिक्कत। चलो ये क्वेश्चन कर लो, एक बच्चों वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक, ये कॉपी हो जाए। ये वाला देखिए, ये बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, जो शुरुआत में हमने फॉर्मूला पढ़े था, देयर इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कहाँ से कहाँ चेंज होता है, J to 4J, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। देन टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम ना। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कहाँ से कहाँ तक, 4J से J तक ना। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, टाइम कितना दिया हुआ है 4, तो कितना आ जाएगा 3J बाई 4। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला। क्लियर रहेगा। और एक आखिरी बात जाते जाते मैं बता देता हूं यहाँ पे बॉक्स में, ठीक है,
एक चीज हमने पढ़ा था, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। क्या? चेंज इन लीनियर मोमेंटम इम्पल्स कहलाता है। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स किसे कहते हैं? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम को क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। चेंज इन लीनियर मोमेंटम को क्या बोलते हैं? इम्पल्स। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलेंगे? ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को, ये तो इम्पल्स हो गया, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को एंगुलर इम्पल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगुलर इम्पल्स। ये बात याद रखिए। ठीक, बस आज की क्लास इतना ही। कल फिर से देखेंगे रोलिंग, और कल आखिरी क्लास होगी इस चैप्टर की। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।